चलिए आज एक ऐसी शासन व्यवस्था को समझते हैं जो हजारों साल पुरानी है, पर कमाल की बात यह है कि वो आज भी जिंदा है। ये है भारत की मुंडा जनजाति की एक बहुत ही अनोखी शासन प्रणाली। और देखिए, हमारा ये पूरा का पूरा विश्लेषण सिर्फ इस एक पन्ने की स्टडी मटेरियल पर आधारित है। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि जानकारी के इतने छोटे से सोर्स से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। कभी ये सोचा है कि क्या कोई समाज बिना किसी राजा, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के भी चल सकता है? मतलब जहाँ सब कुछ एकदम व्यवस्थित हो, लेकिन कोई एक अकेला शासक ना हो। मुंडा व्यवस्था इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। भारत की मुंडा जनजाति ने ठीक यही कर दिखाया। उन्होंने समुदाय पर आधारित एक ऐसी बेहतरीन शासन प्रणाली बनाई जो सदियों से चली आ रही है और आज भी कायम है। तो ठीक है, इस सिस्टम को समझने के लिए हमें बिल्कुल इसकी जड़ तक जाना होगा, यानी एक मुंडा गांव। चले देखते हैं कि यहाँ पर शासन आखिर चलता कैसे है। हर गांव का एक मुखिया होता था जिसे मुंडा कहा जाता था, और ये जो पद था ना, ये वंशानुगत था, मतलब पिता के बाद बेटे को ही मिलता था। गांव की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी इसी मुंडा की होती थी। तो ये जो मुंडा थे, इनके काम क्या थे? देखिए, इनके 3 सबसे जरूरी काम थे। पहला, गांव वालों से रेवेन्यू यानी लगान वसूलना। दूसरा, गांव में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। और तीसरा, लोगों के जो आपसी झगड़े होते थे उन्हें सुलझाना। मतलब एक ही इंसान में कलेक्टर, पुलिस और जज तीनों की भूमिका थी। इस सिस्टम की एक और बहुत ही खास बात थी, खूंट कट्टी जमीन। अब ये क्या है? देखिए, ये जमीन किसी एक इंसान की नहीं थी, नहीं, ये पूरे के पूरे समुदाय की होती थी। इसका मालिकाना हक उन परिवारों के पास था जिनके पुरखों ने सबसे पहले जंगल साफ करके उस जमीन को खेती के लायक बनाया था। ठीक है, तो ये तो हो गई एक अकेले गांव की कहानी। लेकिन तब क्या होता था जब मामला एक से ज्यादा गांवों का हो? चलिए अब इस सिस्टम के अगले लेवल को समझते हैं। एक सवाल तो उठता ही है कि अगर 2 गांवों के बीच कोई झगड़ा हो जाए तो उसे कौन सुलझाएगा? इसके लिए तो एक बड़ी अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। और बस इसी जरूरत को पूरा करता था पढ़ा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कई गांवों को मिलाकर बनी एक सुपर पंचायत थी। इसका काम गांवों के बीच के बड़े विवादों को सुलझाना और एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह काम करना था। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, पढ़ा ही इस पूरी मुंडा शासन व्यवस्था की सुप्रीम अथॉरिटी थी। इसके ऊपर कुछ भी नहीं। सारे बड़े और आखिरी फैसले यही लिए जाते थे। और कमाल की बात तो देखिए, पढ़ा के पास ना सरकार के तीनों पिलर्स की पावर थी। मतलब वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका थी, खुद ही सरकार यानी कार्यपालिका थी, और तो और खुद ही पार्लियामेंट यानी विधायिका भी थी जो नियम कानून बनाती थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पावरफुल संस्था, ये पढ़ा, आखिर चलती कैसे थी? कौन थे वो लोग जो इसे चलाते थे? चलिए अब मिलते हैं इस काउंसिल के मेन अधिकारियों से। इस पूरी की पूरी परिषद का जो हेड होता था उसे पढ़ा राजा कहा जाता था। वो पढ़ा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी था जिसके पास सबसे ज्यादा अधिकार थे। लेकिन रुकिए, सारी ताकत सिर्फ राजा के हाथ में नहीं थी। और सच पूछिए तो यही तो इस सिस्टम की असली खूबसूरती थी। शासन एक टीम वर्क था। पढ़ा राजा की मदद के लिए अधिकारियों की एक पूरी काउंसिल होती थी और हर किसी की अपनी एक तय जिम्मेदारी थी। तो देखिए, ये पूरी एक टीम थी। सबसे पहले ठाकुर, जो राजा के असिस्टेंट थे, मतलब उनके राइट हैंड मैन। फिर आते हैं दीवान, जो आज के जमाने के मंत्री जैसे थे, सलाह देने का काम करते थे। पांडे का काम था सारे कागज पत्र और रिकॉर्ड संभालना, मतलब एक तरह के रिकॉर्ड कीपर। बरकनदास सिपाही थे जो गांव में संदेश भी पहुंचाते थे और सुरक्षा भी करते थे। सभा की कार्रवाई ठीक से चले, ये देखने का काम था दरोगा का, बिल्कुल आज के स्पीकर की तरह। और आखिर में लाल, जो सभा के वकील होते थे, जो बहस करते थे, पक्ष रखते थे। तो अब जब हमने इस पूरे सिस्टम को समझ लिया है तो सवाल उठता है कि इसकी विरासत क्या है, इसके मूल सिद्धांत क्या थे, और क्या आज के टाइम में भी इनका कोई मतलब है? तो चलिए फटाफट से समेटते हैं। मुंडा शासन की 4 बड़ी खासियतें थीं। पहली, पावर का एक स्ट्रक्चर तो था, पर वो किसी एक के हाथ में नहीं थी, बंटी हुई थी। दूसरी, न्याय और प्रशासन का सेंटर कोई राजा नहीं बल्कि पूरा का पूरा समुदाय था। तीसरी, हर किसी का रोल, हर अधिकारी की जिम्मेदारी बिल्कुल साफ साफ तय थी। और चौथी, इन काउंसिल्स के जरिए एक तरह का चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बना हुआ था। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी आज की जो लोकल गवर्नेंस बॉडीज हैं,
पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, क्या वो इस हजारों साल पुरानी कम्युनिटी पर आधारित व्यवस्था से कुछ सीख सकती हैं? नमस्कार। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो आज के आधुनिक कानूनों और सरकारों के बिना चलती थी। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप की एक ऐसी ही पारंपरिक शासन प्रणाली की एक-एक परत को खोल कर देखेंगे जहां गांव खुद ही अपनी सरकार हुआ करते थे। तो मन में यह सवाल आता है ना कि जब आज की तरह बड़ी बड़ी सरकारें और पेचीदा कानूनी सिस्टम नहीं थे, तब कोई गांव खुद को चलाता कैसे था, वो अपना शासन कैसे करते थे? इस दिलचस्प सिस्टम को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे गांव की नींव से, फिर देखेंगे कि सत्ता के 2 स्तंभ कौन थे। इसके बाद हम उनकी सहायक प्रणाली पर नजर डालेंगे, गांव से आगे की बनावट को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसकी स्थायी विरासत आज भी क्यों मायने रखती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी सामाजिक और प्रशासनिक बनावट के केंद्र में था गांव। यह सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर इकाई थी जहां से सारा शासन असल में शुरू होता था। इस व्यवस्था के दिल में थे मुंडा, जिन्हें आप गांव का एक तरह से मेयर या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड समझ सकते हैं। वे गांव की पंचायत के लीडर थे और जमीन के झगड़ों से लेकर गांव में सब कुछ ठीक ठाक चले, ये सब कुछ उन्हीं की देखरेख में होता था। और देखिए, ये सब हवा में नहीं है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो साफ साफ बताते हैं कि हर एक भूमिका को कितनी अच्छी तरह से परिभाषित किया गया था। मतलब ये कोई ऐसी वैसी बस चली आ रही व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्थित प्रणाली थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। गांव के नेतृत्व किसी एक इंसान के हाथ में नहीं था। असल में ये शक्ति का एक बहुत ही अनोखा संतुलन था, जो 2 अलग अलग पर बराबर की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में बटा हुआ था। एक दुनियावी मामलों के लिए और दूसरा आध्यात्मिक मामलों के लिए। तो एक तरफ थे मुंडा, तो दूसरी तरफ उनके समानांतर थे पाहन। ये गांव के आध्यात्मिक या धार्मिक प्रमुख थे। अगर मुंडा गांव के एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो पाहन गांव के पुजारी या आप कह सकते हैं आध्यात्मिक गाइड थे। गांव का आध्यात्मिक कल्याण पूरी तरह से इनकी ही जिम्मेदारी थी। पाहन के काम भी कोई कम जरूरी नहीं थे। सोचिए, उनका काम था गांव की शांति और भलाई के लिए पूजा पाठ करना, स्थानीय देवी देवताओं को खुश रखने के लिए अनुष्ठान करना और समुदाय को बुरी आत्माओं जैसी शक्तियों से बचाना। एक तरह से वे गांव के आध्यात्मिक रक्षक थे। और उनके पद का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं था, उनकी सेवाओं के बदले में पाहन को समुदाय की तरफ से टैक्स फ्री जमीन दी जाती थी, जिसे पाहनई भूमि कहते थे। ये इस बात का सबूत था कि समुदाय उनके काम को कितना जरूरी मानता था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? हमारे पास 2 मजबूत स्तंभ थे। एक तरफ मुंडा, जो गांव के रोजमर्रा के प्रशासनिक मामले संभालते थे, और दूसरी तरफ पाहन, जो गांव का आध्यात्मिक कल्याण पक्का करते थे। ये शक्तियों का एक बेहतरीन संतुलन था जो समाज में स्थिरता बनाए रखता था। अब जाहिर है, ये दोनों लीडर अकेले तो काम नहीं कर सकते थे। गांव को अच्छे से चलाने के लिए उनके पास भी एक पूरी टीम थी, एक सपोर्ट सिस्टम था। जैसे मुंडा के दाहिने हाथ थे महतो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में मदद करते थे और इस बात को पक्का करते थे कि मुंडा के फैसले और संदेश गांव के हर इंसान तक पहुंचे। और बिल्कुल इसी तरह आध्यात्मिक पक्ष में भी मदद के लिए लोग थे। पुजार या पनभरा पाहन के सहायक के तौर पर काम करते थे। वे सभी धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों को ठीक से चलाने में मदद करते थे, जो दिखाता है कि दोनों ही स्तंभों को सहारे की जरूरत थी। अच्छा, तो अभी तक तो हम एक गांव के अंदर की बात कर रहे थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कई गांव मिलकर एक बड़ी क्षेत्रीय सरकार का हिस्सा बनते थे। इस पूरी बनावट को एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे नींव में था गांव, फिर कई गांवों को मिलाकर बनती थी एक पट्टी, जो अगला लेवल था, और फिर इन सबको मिलाकर 22 पट्टियों का एक बड़ा संघ बनता था, जिसे खादरी कहते थे। ये एक बहुत ही मुनज़्ज़िम और संगठित प्रणाली थी। और इस पूरे के पूरे विशाल क्षेत्रीय ढांचे का जो मुखिया होता था, उन्हें पड़ा राजा के नाम से जाना जाता था। वो इस पूरे इलाके के सर्वोच्च अधिकारी थे। और हाँ, पढ़ा राजा भी अकेले राज नहीं करते थे। उनकी मदद के लिए भी एक पूरी काउंसिल होती थी, जिसमें फाइनेंस, सिक्योरिटी और रिकॉर्ड कीपिंग जैसे मामलों के लिए अलग अलग अफसर होते थे। इससे पता चलता है कि ये कोई मामूली गांव की पंचायत नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से विकसित क्षेत्रीय सरकार थी। तो सवाल ये है कि इस पूरी व्यवस्था का आज क्या मतलब है? चलिए इसकी स्थायी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि शक्ति के संतुलन और सबकी भागीदारी पर बनी ये प्राचीन व्यवस्थाएं आज हमें क्या सिखा सकती हैं। आज भी भारत के कई इलाकों में पारंपरिक पंचायतें इन्हीं उसूलों पर चलती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये विरासत जिंदा है या नहीं,
सवाल ये है कि हम आज की मुश्किलों से निपटने के लिए इस पुराने ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।